22 जनवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़। यहाँ से कुछ प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS1 का मेंस का एक क्वेश्चन यहाँ से हमें मिलता है। वेस्ट बंगाल, जहाँ पे दुर्गा पूजा को यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का स्टेटस मिला है। यहाँ पे यूनेस्को के 3 हेरिटेज साइट आते हैं। एक आता है सुंदरबन, दूसरा आता है शांति निकेतन। शांति निकेतन को 2023 में ये हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है। थर्ड आता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज। अगला पॉइंट आता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का क्या एडवांटेज है यहाँ के हमारे ईस्टर्न इंडिया में, जो यहाँ पे सीमेंट प्लांट ज़्यादा है। एक कारण दिया है, इनका कहना है ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट, जिसमें सी पोर्ट, एयरपोर्ट एंड लैंड पोर्ट की बात कही गई है। अभी 2024 के प्रीलिम में इसी पे क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को रिलीज़ किया है यूनेस्को ने: शांति निकेतन, रानी की वाव, सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसालाज, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। हमें यहाँ पे बताना है किनको 2023 में ऐड किया था। अभी हमने देखा शांति निकेतन को लास्ट ईयर ऐड किया था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में, तो डेफिनेटली हमारा आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें से आ जाता है। बाकी क्या है आप क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट शांति निकेतन। अब चलते आगे। इस न्यूज़ में यहाँ से हमें एक प्री का फैक्ट मिलता है एलो रिडले टर्टल्स का। इनकी होती है मास नेस्टिंग, इसको कहा जाता है अरीबाड़ा। ये फाउंड होते हैं वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में। इनका प्रोटेक्शन स्टेटस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में आते हैं, IUCN के वनरेबल कैटेगरी में आते हैं, साथ ही साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं एलो रिडले टर्टल्स। ये पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है न्यूज़। यहाँ से हमें जो सेकंड लास्ट पैसेज है वही से प्री में क्वेश्चन बन सकता है। PM इंटर्नशिप स्कीम जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में। यहाँ पे उन्होंने मैंडेट दिया है टॉप 500 कंपनी को आप प्रोवाइड कीजिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हमारे 1 करोड़ यूथ को आने वाले 5 सालों में, जहाँ पे आप इन यूथ को दीजिए मंथली स्टाइपेंड जो हो 5000 रुपीज़ का। PM इंटर्नशिप स्कीम। अब चलते आगे। ये आर्टिकल बात करता है US इंडिया न्यूक्लियर डील की। क्या है आर्टिकल, समझेंगे वेरी शॉर्ट में। इंडिया US न्यूक्लियर डील, इसी को कहते हैं 123 एग्रीमेंट, साथ ही हाइड एक्ट, जिसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। US की एक कंपनी है न्यूक्लियर की, उसका नाम है वेस्टिंग हाउस, जो इंडिया में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम करेंगे, जिसका नाम है AP1000। हो सके प्री में क्वेश्चन बन जाए AP1000 क्या है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। डील 2008 में हमने फाइनल कर दी थी। उन्होंने कहा था इंडिया को आप सेपरेट कीजिए अपने सिविलियन एंड मिलिट्री न्यूक्लियर एक्टिविटी को, अपनी सिविलियन एक्टिविटी, मिलिट्री न्यूक्लियर एक्टिविटी आप अलग कर दीजिए। सेकंड क्या कहा था, आप ओपन कीजिए अपने सिविलियन पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए। थर्ड कहा था इंडिया का यूरेनियम में आप यूज़ कर सकते हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम में। US हमें यहाँ पे ऑफर देता है फुल न्यूक्लियर ट्रेड का, जहाँ पे US हमें रिएक्टर सेल करेगा AP1000, साथ ही मिलेंगी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड आएगा US हमें यूरेनियम सेल करेगा। हमारे लिए ये डील क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें मिलता है फिसाइल मटेरियल जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में हमें काम आएगा। साथ ही इंडिया का एनर्जी कंसर्न है सिक्योरिटी का, वो सॉल्व हो सकता है। हमें ग्रोथ करना है मेक इन इंडिया स्कीम के अंडर में, हमें मिलेंगी बेटर टेक्नोलॉजी। साथ ही रिकॉग्नाइज सकता है इंडिया एक डिफैक्टो न्यूक्लियर पावर अब दुनिया में बन चुकी है, हम काउंटर करेंगे चाइना को। साथ ही हमारा न्यूक्लियर टाइज बढ़ सकता है अदर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मेंबर के साथ। साथ ही हम डेवलप करेंगे स्ट्रैटेजिक रिजर्व ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल का। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन इस डील के सामने कुछ चैलेंज आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आता है लायबिलिटी का, मतलब अगर कहीं न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी। और कुछ इश्यूज है
जो कंपनी इसको बना रही है वेस्टिंग हाउस, ये बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, तो इन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट है वो बेच दिया था जनरल इंजीनियरिंग कंपनी को। अब जो इनके नए बायर्स है उन्होंने इस अरेंजमेंट को थोड़ा डायल्यूट कर दिया है। अगर कहीं फुकुशिमा जैसा इंसिडेंट हो जाता है तो लायबिलिटी किसकी रहेंगी, यूएस की रहेंगी या किसी कंपनी की रहेंगी, यह भी इसके बड़े सामने चैलेंज है। ये जो कंपनी है यहाँ पे कोई प्लांट नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ सप्लाई करेंगे रिएक्टर को, साथ ही उसके कंपोनेंट को। और सबसे बड़ा इशू है हमारा सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का। इसमें कहना है अगर कहीं कल डिजास्टर आ जाता है या कुछ घटना घट जाती है तो कंपनसेशन कौन देगा? जो सप्लायर होते हैं छोटे मोटे सारे, जिन्होंने रिएक्टर बिल्ड करने में सपोर्ट किया है, जिनका भी कुछ हमने मटेरियल लिया है, वो सारे इसमें कंपनसेशन देने को लायबल है। अगर नहीं देंगे तो हमें उनको यहाँ पे ट्रायल फेस करना पड़ेगा उन ऑपरेटर को। इसी वजह से यूएस कंपनी इंडिया में इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। अब चलते आगे। ये आर्टिकल से प्रीलिम में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही हो सके जीएस में क्वेश्चन बन जाए एंटी वेनम का। क्या है देखते हैं। स्नेक बाइट, इनका कहना है 58,000 इंडियंस हर साल मरते हैं सांप के, जहरीले सांप के काटने की वजह से। एंटी वेनम एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है जहाँ पे हम इसको ट्रीट करते हैं। हम इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हम प्रोड्यूस करते, इंजेक्ट करते स्मॉल अमाउंट ऑफ वेनम का किसी एनिमल में, मतलब किसी हॉर्स में। बाद में हॉर्स प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी को उसके इम्यून रिस्पॉन्स के साथ। वही एंटीबॉडी को हम बाद में एंटी वेनम यूज़ करते हैं। स्नेक का जो जहर होता है वेनम, ये एक नेचर का मोस्ट लिथल वेपन्स है। इसमें एक कॉम्प्लेक्स कॉकटेल बन जाता है टॉक्सिन प्रोटीन का। टॉक्सिन जो हमारे बॉडी में मल्टीपल वे पे अटैक करते हैं। हेमोटॉक्सिन ये डिस्ट्रॉय करता है ब्लड सेल को एंड क्लॉटिंग को रोक देता है, मतलब वो डिस्टर्ब कर देता है। सेकंड आता है न्यूरोटॉक्सिन जो ब्लॉक करता है नर्व सिग्नल को, इस वजह से हमें पैरालाइज हो सकता है। थर्ड आता है साइटोटॉक्सिन, ये डिजोल्व करता है टिश्यू को जहाँ पे सांप काटता है, मतलब इस जगह पे। जो एंटीवेनम होता है वर्क करता है स्पेसिफिकली बाइंडिंग टू वेनम टॉक्सिन को एक जगह पे और रोक देता है, इस वजह से वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं। अलो करता है बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को आप क्लियर कीजिए सेफ्टी को आने वाले टाइम में। लेकिन बट फॉर एंटी वेनम ट्रीटमेंट हमें अगर सक्सेस करनी चाहिए तो हमें पता होना चाहिए सांप ने किस जगह पे काटा है और कितना जहर अंदर तक गया है और किस स्पेसिस के सांप ने हमें काटा है। इसी के लिए इंडिया में सिर्फ एक टारगेटेड मल्टीपल स्पेसिस के लिए एक ही ड्रग एंटी वेनम हमारे पास अवेलेबल है। नाम है उसका पॉलीवेलेंट एंटी वेनम PVAS। बाकी कोई भी इसमें कोई उपचार हमारे पास नहीं है, नो कोई दवा। तो किस तरह से एंटी वेनम काम करता है? हमें बनाना है एंटी वेनम, तो हम क्या करेंगे, जंगल में जाएंगे, सांप को पकड़ेंगे जो हेल्थी हो और मैच्योर हो, फिर उसमें से उसको मिलकर उसको स्नेक के हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वेनम को। ये प्रोसेस है। इस बात हम उस वेनम को इम्यूनाइज करेंगे हॉर्सेज में, जो उसमें डोज बढ़ जाएंगे। हम ज़्यादा भी देंगे नहीं या कम भी देंगे नहीं, क्योंकि हॉर्स की लाइफ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अलो करेंगे हॉर्स के इम्यून सिस्टम को आप बिल्ड कीजिए एंटीबॉडीज़ को। उसी एंटीबॉडीज़ को हम निकालेंगे हॉर्स के ब्लड से, उसको प्यूरीफाई करेंगे और बना देंगे एंटी वेनम। आपने साउथ इंडिया की एक मूवी देखी होगी सूर्या की, जय भीम। ये है इरालू ट्राइब। ये स्टोरी, ये मूवी इन्हीं पे फोकस करती है। इरालू ट्राइब जो आते हैं तमिलनाडु में, ये यहाँ पे इस प्रोसेस में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं एंटी वेनम प्रोसेस में। ये एक स्किल स्नेक कैचर होते हैं, साथ ही सेफली एक्सट्रैक्ट करते वेनम को स्नेक के बॉडी में से इन कंट्रोल इन्वायरमेंट में, मतलब वो स्नेक को मारते नहीं है। द एक्सपर्टाइज इंश्योर करते एक स्टेडी सप्लाई बन जाता है हाई क्वालिटी वेनम का फॉर एंटी वेनम प्रोडक्शन इंडिया में। इंडिया हम में जहाँ पे 300 प्लस स्पेसीज मिलते हैं स्नेक की, लेकिन उसमें 300 में से सारे जहरीले नहीं होते। उसमें से 60 आते बड़े वेनेमस होते। उसमें आते बिग 4, इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर। ये सबसे खतरनाक होते हैं और इन्हीं के काटने से ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में मौत होती है। लेकिन इनका जो वेनम होता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस 4 स्पीसीज हम यूज़ करते प्रोड्यूस PVA में, जो हमने अभी देखा पॉलीवेलेंट एंटी वेनम में। इन्हीं 4 स्पीसीज का
वेनम निकाल के हम बनाते PVA। लेकिन दूसरी बाजू कहती है बाकी भी हमारे पास जहरीले स्पेसीज है, सांप है, वेनेमस स्नेक, जैसे किंग कोबरा, मोनोक्लेड कोबरा, ब्रांडेड क्रेट एंड कुछ स्पेसीज है पीट वाइपर के। इसमें वो कवर नहीं है एग्जिस्टिंग PVA में, इस वजह से यह हमारे लिए सिग्निफिकेंट रिस्क अभी भी बना हुआ है। स्नेक बाइट कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं? एग्रीकल्चर वर्कर ये इनको ज़्यादा थ्रेट है ड्यूरिंग मानसून पीरियड में, क्योंकि सांप तब ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। सेकंड आता है अनप्लान अर्बनाइजेशन। थर्ड आता है पुअर गार्बेज मैनेजमेंट, साथ ही अर्बन फ्लड इस वजह से इंक्रीज हो जाता है इनकाउंटर बिटवीन ह्यूमंस एंड स्नेक के बीच में। लेकिन वाई एंटी वेनम हार्ड टू गेट, हमें क्यों नहीं मिल रहा है इतना होने के बाद भी? इनका कहना है एक्सेस टू गेट टाइमली मेडिकल केयर। जहाँ पे पीपल रिमोट एरिया में रहते हैं उनको लॉन्ग जर्नी फेस करनी होती है टू रीच हेल्थ केयर फैसिलिटी में। सेकंड आता है इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, इनएडुकेट फैसिलिटीज़, साथ ही लॉजिस्टिकल इश्यूज़। थर्ड आता है सुपरस्टिशन बिलीफ होती लोगों के, साथ ही कल्चरल प्रैक्टिस होते हैं कि सांप ने काटा तो हम कोई दवा वहाँ पे लगा देंगे। हमें चाहिए कोल्ड स्टोरेज, लेकिन इंडिया का जो रूरल एरिया है वहाँ पे सपोर्टिंग नहीं है ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहाँ पे पावर सप्लाई कम है। अगला पॉइंट आता है हाई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का, इस वजह से लिमिट एक्सेस कम हो जाती है जिनको इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए। तो इन्होंने कुछ सॉल्यूशन दिया है। इन्होंने कहा है आप यूज़ कीजिए रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को, जो प्रोड्यूस करे लैब इंजीनियरिंग सिंथेटिक एंटीवेनम को, जो फ्री हो एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन से, ऑफर करेगा ग्रेटर सेफ्टी एंड इफेकेसी को। आप रीजन स्पेसिफिक एंटीवेनम बना दीजिए, मतलब किस एरिया में कौन सा सांप होता है तो आप उस एरिया में उस हिसाब से एंटीवेनम बना दीजिए। हम बनाएंगे पोर्टेबल वेनम डिटेक्शन किट को, साथ ही रैपिड डायग्नोस्टिक टूल पे आप फोकस कीजिए। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिसर्च में, पब्लिक एजुकेशन में, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब चलते आगे। डेली क्यूज ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रास बिहारी बोस जो फाउंडिंग लीडर है इंडियन नेशनल आर्मी के, यहाँ से हिस्ट्री में प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी हमारे लिए क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 1 में से प्री में PYQ आया था, हो सके क्वेश्चन 3 में से यहाँ पे PYQ बन जाए। आप क्वेश्चन पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर नहीं भी दिया है तो भी हम ये टॉपिक, ये न्यूज़, ये क्यूज़ को कल करेंगे, साथ में एक PYQ भी करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी का। अब चलते आगे। यहाँ से इंडस वाटर ट्रीटी एक क्वेश्चन बन सकता है प्री में भी, साथ ही मेंस में भी। क्या है इशू देखते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जब इंडिया का पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तब हमारे बीच में इंडस रिवर बेसिन बढ़ चुका था। इंडस रिवर साथ ही उसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरी, तो उसी को जो मैटर था सॉल्व करने के लिए 1960 में इंडिया ने, पाकिस्तान ने और वर्ल्ड बैंक ने नेगोशिएशन कर दिया। तब हमने शुरू की थी इंडस वाटर ट्रीटी। यहाँ पे रिवर को हमने 6 भागों में डिवाइड कर दिया। 6 रिवर में 2 भागों में, एक आता है वेस्टर्न में जहाँ पे चेनाब, झेलम एंड इंडस रिवर आती है। इंडिया को राइट है इस रिवर पे, लेकिन लिमिटेड है। हम यहाँ पे इरिगेशन कर सकते हैं, पावर प्लांट बना सकते हैं, लिमिटेड स्टोरेज कर सकते हैं, या डोमेस्टिक नॉन कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ईस्टर्न रिवर पे हमारा पूरा अधिकार है, जहाँ आते सतलज, बियास, रावी। तो ये जो इशू है इंडस वाटर ट्रीटी का, इसमें एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो 3 लेयर पे काम करता है। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन बन सकता है ये 3 लेयर क्या है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की। यहाँ पे फर्स्ट आता है परमानेंट इंडस कमीशन। 1960 में हमने इस कमीशन को बनाया और टाइम पे इसकी मीटिंग होती रहती है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी। अगर इस किसी इशू पे इनमें एक बात नहीं बनती है तो आप चले जाइए वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक का एक न्यूट्रल एक्सपर्ट यहाँ पे हमेशा होता है, आप उनसे अपनी बात कीजिए। अगर यहाँ पे भी आपको ठीक नहीं लगता है तो आप चल जाइए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जो है हेग में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे अगला कीवर्ड है, कुछ यहाँ पे 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम आए। फर्स्ट आता है किशन गंगा, जो बन रहा है किशन गंगा रिवर पे, जो ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। सेकंड है रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो बन रहा है चेनाब रिवर पे। अब चलते आगे। ये आखिरी न्यूज़ प्री में क्वेश्चन बन सकता है।
DIA स्कीम, डायमंड इम्प्रेस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है देखेंगे। इसको बनाया है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। ये अलो करती है आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कीजिए नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड का, क्योंकि हमारा जो डायमंड इंडस्ट्री है काफ़ी घाटे में चल रही है, जॉब लॉस हो रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने इनको अलो किया है, आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कीजिए नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड का, लेकिन उसको इंपोर्ट करने के बाद आप उसको फिर से एक्सपोर्ट कर दीजिए। आपको इंपोर्ट करना है डायमंड जो लेस देन हो 1/4 कैरेट का, साथ ही 25 सेंट का। जहाँ पे मैंडेट दिया है आप इनको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कीजिए, वैल्यू एडिशन 10% की होनी चाहिए। इसके लिए कौन एलिजिबल है? जो डायमंड एक्सपोर्टर जिनके पास 2 स्टार एक्सपोर्ट स्टेटस हो, साथ ही अब हो हैविंग 15 मिलियन एक्सपोर्ट पर ईयर, ये उनके अंडर में एलिजिबल होते हैं। आज के लिए इतना ही है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।